बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक जो है इन्हीं दोनों बीएस के तमाम सेमेस्टर के लिए और ख़ासकर उसके सेकंड सेमेस्टर के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर है। सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए काफ़ी अफादियत रखता है और ख़ास तौर पे फोर्थ सेमेस्टर में जो है इसके काफ़ी सारे जो है टॉपिक्स शामिल है, तो तमाम लोग उससे जो है इन्हें इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये एक लिटरेरी टॉपिक होने के नाते जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबा दें और ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ ग्रुप्स और साइट्स में शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, ई.एम. फोस्टर बायोग्राफी एंड वर्क्स। ई.एम. फोस्टर की बायोग्राफ़ी और वर्क्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे जो है आगे हमने लेक्चर शुरू करने हैं काफ़ी सारे। तो आप लोग जो है पहले उसकी बायोग्राफ़ी के लिए यहाँ पे भी एक कंसेप्ट आप लोग को दे दूं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब भी आप किसी मुसन्निफ़ को पढ़ रहे हो तो किसी किताब को शुरू करने से पहले उस मुसन्निफ़ के बारे में लाजमी पढ़ा करें, उसकी बायोग्राफ़ी, क्योंकि उसके राइटिंग में जो है उसके पर्सनल लाइफ की जो है रिफ्लेक्शन होती है। तो इसी वजह से उसकी बायोग्राफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और ख़ास तौर पे लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जब भी किसी नावल, ड्रामे या किसी जो है बुक का आप लोग जो है मुताला करने का इरादा रखते हो तो सबसे पहले उसके मुसन्निफ़ की बायोग्राफ़ी को स्टडी करें। तो आज का बेसिकली टॉपिक हमारा क्या है, ई.एम. फोस्टर बायोग्राफ़ी एंड वर्क्स। तो ई.एम. फोस्टर की बायोग्राफ़ी और उसके वर्क्स के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इसको मैंने 8 सिंपल स्मॉल स्लाइड्स में तकसीम किया है और कैटेगराइजेशन मैंने की है ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोग उसको समझ सकें और उसके जो है नोट्स की सूरत में भी आप उसको किसी जगह पे, चाहे टीचर है या स्टूडेंट है, सब के लिए एक ही तरह जो है बेनिफिशियल है और उससे इस्तेफ़ादा आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो नंबर 1 टॉपिक जो है इस ई.एम. फोस्टर की बायोग्राफ़ी और वर्क्स के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन है कि हु वाज ही, वो कौन था ई.एम. फोस्टर। तो लिटरेचर की दुनिया में जो कोई ई.एम. फोस्टर को नहीं जानता तो वो बहुत कुछ फिर नहीं जानता। E.M. फोस्टर बॉर्न, ये कब पैदा हुआ था और कौन था और किस जो है प्रोफेशन के लिहाज से लिटरेचर में जो है उसकी नाम जो है आप लोग जानते हैं। अब E.M. इसके लिए जो अमूमन इंग्लिश में लिखा जाता है, कहते हैं वो ई से उसकी एब्रीवेशन है एडवर्ड और एम से है मॉर्गन और फोस्टर तो ऑलरेडी फोस्टर है। तो इसी वजह से ई.एम. फोस्टर का पूरा फुल नेम आप लोग के एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर है। और ये कौन था, वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, एक नावलिस्ट की हैसियत से और एक एसिस्ट की हैसियत से ऐसे भी लिख चुका है और एक नावलिस्ट भी काफ़ी प्रोमिनेंट और इमिनेंट राइटर गुजर चुका है। और उसके साथ साथ सोशल क्रिटिक्स टू, एक सोशल क्रिटिक्स भी था, तनकीद निगार भी था और समाज पे तनकीद निगार था। नोन फॉर हिज वर्क्स एक्सप्लोरिंग द थीम्स ऑफ क्लॉज, सेक्सुअलिटी एंड ह्यूमन कनेक्शन। ये अमूमन इस नावलिस्ट में, नावल्स में, एसेस में और सोशल क्रिटिक्स में अमूमन उसके काम में जो हमें थीम्स मिलते हैं, मरकजी नुक्ते मिलते हैं, वो क्लास बेस्ड सोसाइटी को वो बयान करता है, जिसके अंदर क्लास को जो है डिफाइन किया हो और कैसे लोअर क्लास, अपर क्लास और मिडिल क्लास में क्लासिफाइड सोसाइटी को वो डिस्क्राइब करता है। और फिर सेक्सुअलिटी पे भी बात करता है, मेल फीमेल और उसके प्रॉब्लम को और मुख्तलिफ किस्म के होमोसेक्सुअलिटी को और मुख्तलिफ चीज़ों पे वो मुबैसा करता है। और इसी तरह ह्यूमन कनेक्शन, इंसानी एफिनिटी को भी शो करता है। तो बेसिकली ही वाज वेरी ग्रेट राइटर और आप लोग जो है उसके बारे में, ही वाज बोर्न ऑन जनवरी 1 1879 इन लंदन, इंग्लैंड के लंदन में 1879 में 1 जनवरी को वो पैदा हुआ था इनटू अ मिडिल क्लास फैमिली, एक मुतवस्सत तबके के ख़ानदान में। अब ये तो था सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब उसकी स्कूलिंग के बारे में पढ़ते हैं कि जब ये बच्चा स्कूल से कैसे उसकी किसी के बड़ेपन का इजहार, किसी के बड़े होने का इजहार उसके स्कूलिंग से ही इंसान को पता चलता है कि ये जो है आगे बड़ा आदमी बनेगा।
यानी कैसे फोस्टर यानी उसकी स्कूलिंग क्या थी या उसकी स्कूल लाइफ क्या थी या उसकी कॉलेज लाइफ क्या थी या उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ क्या थी या इसके बाद जो लाइफ थी वो क्या थी। यानी फोस्टर वाज एजुकेटेड एट दी टॉनब्रिज स्कूल, यानी उसको जो है टॉनब्रिज स्कूल में जो है पहले एजुकेटेड किया था, यानी उसको जो है दाखिल किया था और वहाँ से उसने एजुकेशन गेन किया। एंड लेटर वेंट ऑन टू स्टडी एट द किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में यानी किंग्स कॉलेज में फिर उसने स्टडी की। ही वाज अ मेंबर ऑफ कैम्ब्रिज एपोस्टल्स, और ये उस यानी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यानी एक बड़े दानिशमंद और वाइज लोगों की जो है यानी क्या थी, एक यानी कम्युनिटी थी या एक सर्कल था या एक ग्रुप था या ये एक डेलीगेशन थी, ये उसका भी मेंबर रह चुका है। एंड अ सेक्रेट सोसाइटी, और ये क्या थी, एक बिल्कुल पोशीदा मिस्टीरियस जो है सोसाइटी थी, किस लोगों की, ऑफ इंटेलेक्चुअल यानी ज़हीन और फतीन लोगों की या गॉड गिफ्टेड लोगों की। एंड इस यूनिवर्सिटी ईयर्स इन्फ्लुएंस इज व्यूज ऑन दी सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, और इसी वजह से उसके इस यूनिवर्सिटी के लाइफ किस्से भी वो राइटिंग से जो है रजू रखता था, और उसके व्यूज़ चाहे वो सोशल थे, समाजी थे या पॉलिटिकल इश्यूज़ के मुतालिक, विच वुड लेटर बी रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग, जो बाद में भी इन उसके कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ के जो व्यूज़ थे वो बाद में उसके जो है इन वर्क्स में और राइटिंग में उसकी रिफ्लेक्शन या उसका अक्स हमें मिलता है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन और उसकी स्कूलिंग के बारे में। अब उसके वर्क्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं कि उसके वर्क्स में पहले मैं उसका इनिशियल वर्क्स बताता हूँ कि कब से उसकी फर्स्ट वर्क हुई, यानी फर्स्ट नावल उसने, ये आप लोग के एमसीक्यूज में भी आ सकता है, फर्स्ट नावल E.M. फोस्टर का कब हुआ था, यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। और हम जो है यहाँ पे उसके इनिशियल वर्क्स और फिर उसके फाइनल वर्क्स के बारे में बताऊंगा, यानी 3 और 4 नंबर पे उसके जो है कैटेगरी मैंने बनाए हुए हैं। तो E.M. फोस्टर फर्स्ट नावल का क्या नाम था, वेयर एंजल्स फेयर टू थ्रेड वाज पब्लिश इन 1905, यानी 1905 में जो है उसकी पहली पब्लिकेशन आ चुकी थी नावल की सूरत में, और वेयर एंजल फेयर टू थ्रेड, और उसके बाद फॉलोड बाय द लॉन्गेस्ट जर्नी इन 1907, यानी उस 1907 में फिर द लॉन्गेस्ट जर्नी की हैसियत से एक दूसरा ही वर्क उसके जो है हमारे वजूद में आई थी। हावेवर ताहम इट वाज पब्लिश इन 1908, और इसके बाद जो था हावेवर इट वाज इज थर्ड नावल अ रूम विद अ व्यू। अब अ रूम विद अ व्यू जो था ये उसका थर्ड नावल था, पब्लिश इन 1908, दैट ब्रॉट हिम अ वाइड स्प्रेड रिकग्निशन, और यही एक नावल था जिसकी वजह से उसकी रिकग्निशन या उसकी जो है पहचान जो थी वो दुनिया में जो है यानी जंगल फायर की तरह जो है स्प्रेड हो चुकी थी। द नावल विच एक्सप्लोर द क्लैश, और ये नावल बेसिकली क्या कर लेता है, यानी फाइंड आउट कर लेता है उस क्लैश को या उस तजाद को बिटवीन द सोशल कन्वेंशन जो कि समाज के रिवाजात एंड पर्सनल डिज़ायर, और यानी ज़ाती ख्वाहिशात के बारे में जो क्लैश पाए जाते हैं, यानी ज़ाती ख्वाहिशें और यानी समाज की जो मतलब है अपने कन्वेंशन या उसके रिवाजात या उसके ट्रेडिशन या उसके नॉर्म होते हैं और उनके दरमियान जो क्लैश होता है, इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर एंड इंड्यूरिंग वर्क, यानी ये उसके कॉम वर्क्स में से जो यानी सबसे क्या किया जाता था, यानी इस थीम की वजह से मोस्ट पॉपुलर जाना जाता था। ये उसकी इनिशियल वो थी यानी वर्क्स की यानी मालूमात है। अब जो है आप लोग 4 नंबर पे उसके फाइनल वर्क्स की तरफ हम आते हैं। इन 1910 यानी 1910 में फोस्टर जो था उसने पब्लिश किए थे किस चीज़ को, हावर्ड्स एंड, यानी हावर्ड्स एंड की अ नावल, एक ऐसा नावल दैट ड्वेल्स इनटू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, यानी बेसिकली जो इंग्लिश सोसाइटी में जितने भी पेचीदगियाँ थी उसके बारे में जो है वो इसमें यानी मालूमात थी इस 4th नावल में। एंड द टेंशन बिटवीन द डिफरेंट सोशल क्लासेस, और जो क्लास बेस्ड सोसाइटी में जो यानी क्लासेस मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास के दरमियान जितने भी डिफरेंट किस्म के टेंशन थे उस टेंशन को इस नावल में बयान किया। और द नावल इज ऑफन रिगार्डेड एज इज मास्टरपीस, बहुत ही मास्टर और बहुत ही यूनिक वर्क और नोटेबल वर्क के नाम से जाना जाता है। एंड इज नोन फॉर इट्स रिच कैरेक्टराइजेशन, और उसके अंदर जो कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टर की है एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप, या इंसान के जो इंसानी एफिनिटी ताल्लुकात की जो यानी उसने फाइंडिंग की है या सर्च किया हुआ है या रिसर्च उस पर किया हुआ है, वो काफ़ी जो है काबिल ज़िक्र है और काफ़ी नोटेबल वर्क था। ये तो था इन उसकी इनिशियल और उसके जो है
यानी फाइनल वर्क्स के बारे में कुछ न कुछ मालूमात हमने आप लोग के सामने रख लिए। आप जो है एक ऐसी वजह जो है यानी दूसरी यानी एक तो नावलिस्ट की हैसियत से हमने उसको जानने की कोशिश की है, और अब जो है यानी उसको एसिस्ट की हैसियत से यानी एक एसिस्ट यानी किस तरह एक नावल लिस्ट के अलावा वो क्या था यानी एक एसिस्ट भी था। फिफ्थ नंबर पे आप लोग देख सकते हैं यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाजा करें, फिफ्थ नंबर पे क्या है यानी उसकी इसी ऐसे में भी आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे में भी वो काफ़ी यानी महारत हासिल कर चुका था। और उसके अलावा फिफ्थ नंबर पे आप लोग के सामने टॉपिक है कंट्रोवर्शियल थीम्स के कुछ यानी उसने नावल्स वगैरह लिखे थे, और इसके बाद जो है हम उसके एसिस्ट को भी पढ़ेंगे। यानी कंट्रोवर्शियल थीम्स क्या थे बेसिकली यानी किस बेस पे जो उसने कंट्रोवर्शियल लिखे थे, यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाजा करें, फोस्टर राइटिंग ऑफन डील्ड विद द थीम्स ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड रिप्रेस सेक्सुअलिटी, यानी जो होमोसेक्सुअलिटी यानी हम जिन्स परस्ती पे और रिप्रेस सेक्सुअलिटी पे which was considered controversial यानी controversial during his time, उसके अपने इस कंटेम्प्रेरी में या उसके अपनी लाइफ में या उसके लाइफ स्पेन के दौरान उसके इस कंट्रोवर्शियल थीम्स वाले वर्ड्स की वजह से वो काफ़ी जो है कंट्रोवर्शियल भी रहा। ऑल्दो अगरचे ही डिडंट ओपनली आइडेंटिफाई एज गाय, यानी गाय को उसने ओपनली आइडेंटिफाई नहीं किया था, फोस्टर सेक्सुअलिटी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिज वर्क, और इस काम ने जो है उसके काम में काफ़ी जो है यानी सिग्निफिकेंट या बहुत ही अहम रोल प्ले किया है, इंक्लूडिंग इस पोस्टमसली पब्लिश्ड नावल मेवरेस विच वाज कंप्लीटेड इन 1914, यानी 1914 में कंप्लीट हुआ था, बट नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1971, और 1971 तक ये जो है पब्लिश नहीं हुआ उसकी उस कंट्रोवर्शियल जो है यानी थीम्स की वजह से, और अंटिल 1971 तक ड्यू टू एक्सप्लिसिट डिपिक्शन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, यानी उसमें हम जिन्सपरंसी की जो है एडुकेटिंग या उस पे जो है बयानबाजी नरेशन की वजह से, इसी वजह से वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही। अब जो है यानी ये तो सिर्फ उसके नावल के बारे में इंफॉर्मेशन थे, अब जो है वो उसको एक एसिस्ट की हैसियत से भी हम देखेंगे कि कैसे वो एसिस्ट था। यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग 6 नंबर पे देख रहे हैं, इन एडिशन टू हिज नावल फोस्टर वाज आल्सो एन अकम्प्लिश्ड एसिस्ट publishing essays on a wide range of topics including literature, politics and human rights. Human rights, पॉलिटिक्स और जो है यानी लिटरेचर पे उसके काफ़ी ऐसे जो है यानी वो भी लिख चुका था। ही वाज अ वोकल क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ब्रिटिश कॉलोनिज्म यानी कॉलोनाइजेशन का जो सिस्टम था या ब्रिटिश की जो यानी कॉलोनिज्म सिस्टम थी उस पे भी उसने काफ़ी बहस किया, एंड इम्पेरियलिज्म और साम्राज्यियत पे या शहनशाहियत पे, एंड इस ऐसे ऑफन रिफ्लेक्टेड इस प्रोग्रेसिव व्यूज ऑन द सोशल इशू, और इसमें जो है काफ़ी सोशल इशू समाज के काफ़ी सारे इशू को उसने जो है इन एसेज में जो है डिस्कस किया है। अब ये तो यानी फिफ्थ और सिक्स जो है कैटेगरीज है। अब जो है इस कैरियर यानी नेक्स्ट उसकी तरफ आते हैं, कैसे उसका कैरियर कुछ अरसे के लिए फिर स्लो डाउन हुआ, यानी इस कैरियर बिकम स्लो डाउन ओइंग टू नावल, और उसकी रीज़न क्या थी, वो नावल थी, और वो नावल क्या थी जो 4th सेमेस्टर में अ पैसेज टू इंडिया यानी मेंशन्ड है, और बीएस के कोर्स में 4th सेमेस्टर के यानी वो अ पैसेज टू इंडिया इन 1924 यानी 1924 में जो पब्लिश हुआ था। और ये ऐसा नावल था जिसकी जो पब्लिकेशन की वजह से और जिसके मार्ज वजूद में आने की वजह से उसकी कैरियर जो थी वो थोड़ी स्लो डाउन हुई। फोस्टर राइटिंग कैरियर स्लो डाउन after the publication of A Passage to India in 1924, which is considered one of his major works, यानी उनके बहुत बड़े वर्कों में से एक वर्क ये भी मेजर है। दी नावल, असल में इस नावल के अंदर क्या चीज़ था, दी नावल एक्सप्लोर यानी वो सर्च आउट कर लेते हैं द रेशियल टेंशन यानी रेशियल डिफरेंसेस या रेशियल तनाज़ात को बिटवीन द ब्रिटिश कॉलोनाइजर एंड द इंडियन इन द ब्रिटिश इंडिया इज नोन फॉर इट्स स्केथिंग क्रिटिक ऑफ एम्पेरियलिज्म। यानी बेसिकली इस नावल के अंदर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, यानी ये कॉलोनाइजर जो ब्रिटिश थे और कॉलोनाइज जो इंडियन थे उनके दरमियान जितने भी रेशियल डिफरेंसेस और रेशियल टेंसेस पाए जाते थे या टेंशन थे, तो उस टेंशन की वजह से ये काफ़ी जो उसने यानी बड़ी स्केथिंग क्रिटिक बड़ी यूनिक अंदाज में और बड़ी यानी स्कार्स्टिक लैंग्वेज यूज़ की है और उसको क्रिटिक यानी क्रिटिसिज्म की है। किस बात पे, इम्पेरियलिज्म पे। इम्पेरियलिज्म
जो शहंशाहियत को कहते हैं या जो साम्राज्यियत को कहते हैं, और जिसमें अपने इलाके से यानी अपनी ताकत को जो है दूसरे इलाकों तक एक्सटेंड करना थ्रू दी सोर्स ऑफ मिलिट्री या थ्रू दी सोर्स ऑफ पावर, इसको इम्पेरियलिज्म कहते हैं। और ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के एक टर्मिनोलॉजी है। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ कभी इसके बारे में भी एक लेक्चर देंगे। फोस्टर continued to write essay and give lecture, but he didn't publish any further novel during his lifetime. इसके बाद उसने काफ़ी सारे एसेज लिखे, लेक्चर दिए, लेकिन उसने कभी भी यानी पब्लिश नहीं किया मज़ीद नावलों को और मज़ीद चीज़ों को अपने लाइफ टाइम में। ये तो था यानी उसके बारे में कुछ मालूमात। अब जो है उसकी कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि उसका कंक्लूजन क्या है, यानी ई.एम. फोस्टर की बायोग्राफी और उसके वर्क्स के बारे में। ई.एम. फोस्टर या एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर जो था डाइड ऑन June 7, 1970 इन द कोवेंट्री, इंग्लैंड एट द एज ऑफ 91। यानी 91 की उम्र में वो उसकी इंग्लैंड में यानी वो डाइड हुआ। His works continue to be studied and celebrated for their insight into the human nature and social issue and the complexity of the human relationship. उसके वर्क्स अभी भी जो है उसको स्टडीड किया जाता है और उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है उसके शऊरियत की वजह से, क्योंकि उसका काफ़ी फोकस रहा ह्यूमन नेचर पे, इंसानी फितरत पे, सोशल इशू, समाज के जो इशू थे उस दौर के इंग्लैंड सोसाइटी की, एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, और इंसानी ताल्लुकात की जो पेचीदगियाँ थी। इस कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश लिटरेचर दैट लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी। अब उसने क्या किया, उसकी कंट्रीब्यूशन ने और उसके वर्क्स ने एक रहती दुनिया तक उसकी विरासत छोड़ी, एंड ही इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे एक बात और भी नोट कर ले कि ये जो था ये मॉडर्न राइटर था, 20th सेंचुरी का राइटर था, और बहुत कुछ जो है यानी इसी बायोग्राफी में आप लोग को मिलता है। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह, यानी मैं प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हूँ, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमारे इसी ही टाइटल पे है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे हमारा यूट्यूब यानी हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।